तो इसकी जो हमने फर्स्ट क्लास शुरू की थी डिजिटल सम से शुरुआत की थी। और डिजिटल सम का मतलब ये है कि जहां पर भी कैलकुलेशन आएगा वहां पर आप लोग डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो। तो वो क्लास आप लोग को सारी समझ में आई होगी। इस आशा के साथ अब बढ़ेंगे हम लोग। तो आज से जिस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग वो है नंबर सिस्टम। अब जो हम इस बैच में चीजों को पढ़ेंगे तो एक कॉमन बात मैं आपको बता दूं कि हम कॉन्सेप्ट पूरे नहीं समझेंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो एक महीने में आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाएगा। हमारा मुख्य उद्देश्य है सवालों को सॉल्व करना, कि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं आज से पहले उनको पेपर में कैसे यूटिलाइज कर सकें, कैसे क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो लेंदी क्वेश्चन को हम कुछ सेकंड्स में सॉल्व कर सकें। ये चीजें हम लोग सीखेंगे। अब जब ये चीजें सीखने की बारी है तो शुरुआत हमने उस चैप्टर को पिक कर लिया जो चैप्टर हमारे काम में ऐसा आएगा कि ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। यहाँ पर ट्रिक वगैरह नहीं लगती, यहाँ पर आपका कैलकुलेशन वगैरह काम नहीं करता। मतलब कि ऐसा नहीं कि आप इस सवाल में डिजिटल सम अप्लाई कर दो, कोई और ट्रिक आपको आती है वो ट्रिक अप्लाई कर दो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर प्रॉपर क्वेश्चन होता है और सिर्फ एक चीज काम आती है, वो काम आती है क्या? कॉन्सेप्ट। कि आपको कॉन्सेप्ट की कितनी गहरी समझ है। अगर समझ है तो आपसे सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल आपसे नहीं बनेगा। होता ये कि कुछ चैप्टर हैं जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनमें से एक सिंप्लीफिकेशन भी है और एक आपका नंबर सिस्टम भी है। अगर अर्थमेटिक की बात करूं तो टाइम एंड वर्क एक चैप्टर होता है, परसेंटेज चैप्टर होता है। ये कुछ चैप्टर है जो मैथ्स की जान मानी जाती हैं। तो अगर नंबर सिस्टम में कमांड नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और नंबर सिस्टम में कई बार क्या होता है ना कि हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ लेते हैं चीजों को, लेकिन डिटेल में पढ़ने के बाद भी हम जब क्वेश्चन के फॉर्म में चीजों को देखते हैं तो समझ में नहीं आता। तो एक तो हमने डिटेल में पढ़ लिया, अब हम कहाँ पर आ रहे हैं? प्रैक्टिस में। तो प्रैक्टिस में जो चीजें वहां पर छूट जाएंगी वो यहाँ पर कवर हो जाएंगी। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ चीजें कॉन्सेप्चुअली हम नहीं समझ पा रहे हैं तो वो चीज तो हम प्रॉपर क्लास में समझ पाएंगे। यहाँ पर हमारा पहले फोकस इस बात पे रहेगा कि हम लोग क्या कर पाए, पहले हम इस सवाल को सॉल्व कर पाए। ठीक है क्या बात? इस सवाल को ध्यान से पढ़ो, इसका सॉल्यूशन हम लोग समझेंगे। देखो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, है ना? क्या बोल रहा है सवाल कि यदि 3 की घात 61,284 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेष बचता है। क्या बचता है? एक्स बचता है। तो एक्स शेष बचता है। ठीक है। और यदि y 4 की घात 96 को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचता है? y बचता है। ठीक। ये सवाल हमसे बोल रहा है कि क्या शेष बचता है? y शेष बचता है। अगर ये कंडीशन हो रही है तो इन कंडीशन के बाद आपको बताना है क्या, 2x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी। ठीक, ये हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले तो क्या बोल रहा है कि 3 की घात कितना है? 61,284। इसको भाग दिया जाता है कितने से? 5 से। अब जब इसको 5 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, वो था रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई। अब जब हम लोग प्रॉपर नंबर सिस्टम की क्लास में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में, ये नंबर सिस्टम नहीं है, ये नंबर सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। और जब रिमाइंडर थ्योरम शेषफल प्रमेय हम पढ़ते हैं तो कम से कम 7 क्लास लगती है रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने में, क्योंकि कम से कम 10 प्रकार के रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं हम लोग। तब ऐसे क्वेश्चन में हम जाकर पहुंच पाते हैं कि कौन सा रिमाइंडर थ्योरम यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एक रिमाइंडर थ्योरम होता है साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम, या उसको बोलते हैं टोशेंट रिमाइंडर थ्योरम। अब जब इसको आप पढ़ोगे तो आपको ये बात पता चलेगी कि ये रिमाइंडर थ्योरम आप प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में अप्लाई करो। जब भी आपके सामने क्या है, कोई अभाज्य संख्या है, कोई प्राइम नंबर है, तो आपको क्या लगाना चाहिए? साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम। और उसका रीजन ये बता रहा हूं मैं क्योंकि किसी भी कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का साइक्लिसिटी निकालने में समय लगता है, लेकिन अभाज्य संख्या की साइक्लिसिटी -1 होती है। मतलब कि अगर ये 5 है तो 5 में से 1 कम करो, कितना आएगा? तो ये 5 की साइक्लिसिटी रिपीट होती है किसमें? 4 में। एक कॉन्सेप्ट यहां से ये सीखने को मिला। दूसरा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि अगर 5 की साइक्लिसिटी 4 में रिपीट होती है तो इस पूरे नंबर में कितने का भाग देंगे हम लोग? 4 का। अब अगर आपको 4 का विभाजकता नियम पता है तो 4 का विभाजकता नियम ये बोलता है कि इतनी पूरी संख्या को भाग देने की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ किसको भाग दे दो आप? आखिरी के 2 अंकों को। जब आखिरी के 2 अंकों को आप 4 से भाग देते हो तो 4 दूनी 8, 4 एक कम, पूरा भाग चला गया। क्या पूरा भाग चला गया? इसका मतलब ये होता है कि x की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 1 आई है। अगर पूरा भाग चला गया तो कितना वैल्यू बचेगी हमारे पास? 1।
ये बात समझ में आई क्या? अब ये पूरा कॉन्सेप्ट मुझे समझाने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, 2 क्लास लगती है। अभी मैं जितना समझा पा रहा हूँ कोशिश करो समझने की। क्या बोला मैंने आपसे? बटे में कितना लिखा है? 5। 5 एक क्या है? अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें मैंने कौन सा थ्योरम लगा दिया? टोशनेट रिमाइंडर थ्योरम लगा दिया। जब मैंने टोशनेट लगाया तो मुझे पता चला कि 5 का साइकिल किसमें रिपीट होता है? तो 5 का साइकिल रिपीट होता है किसमें? 4 में। 4 से भाग दिया मैंने 84 में, तो कितना बचा? पूरा कट गया। पूरा कट गया मतलब कितना आ गया? आपकी वैल्यू कितनी आ गई? एक रिमाइंडर आपके पास आ गया। दूसरी कंडीशन, 4 की घात 96 बटे कितना कर दिया मैंने? 6। अब मैं 6 में साइक्लिसिटी लगाऊंगा क्या? अब 6 में साइक्लिसिटी क्यों नहीं लगाऊंगा? क्योंकि 6 की साइक्लिसिटी मुझे निकालना पड़ेगा। यहां पर 5 था, -1 में काम चल जाता है। अब मुझे बताओ यहां पर आपको कोई ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है क्या? कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन तो होगी ना। देखो एक बात आप समझो, 4 की जो घात होती है, 4 की घात 1 का मान कितना होता है? 4 की घात 2 का मान कितना होता है? 4 की घात 3 का मान। यहां से एक ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगी कि 4 की घात जब भी एक इवन नंबर होती है, क्या होती है? इवन नंबर, सम संख्या, तो इकाई अंक कितना आता है? और 4 की घात जब भी एक ऑड नंबर होती है, विषम संख्या, तो हमेशा इकाई अंक कितना आता है? बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पे 4 की घात क्या है? एक इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है, सम संख्या है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इकाई अंक कितना आएगा? बात समझ, 4 आएगा कि 6 आएगा? समझ रहे हो बात मैं क्या बोल रहा हूँ? 4 की घात 1 का मान कितना हो गया? 4। 4 की घात 2 का मान, 4 की घात 3 का मान 64, 4 की घात 4 का मान 216। अगर इस बात को आप समझ रहे हो तो मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि 4 की घात ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो इकाई अंक कितना आ गया? 4 की घात विषम संख्या, इकाई अंक कितना आ गया? 4 की घात सम संख्या, इकाई अंक कितना आ गया? 4 की घात 4 सम संख्या, कितना आ गया? मतलब यहाँ से एक रूल बन गया कि 4 की घात अगर ऑड नंबर होगी तो इकाई अंक हमेशा ही कितना आएगा? और अगर 4 की घात इवन नंबर होगी, सम संख्या, तो इकाई अंक कितना आएगा? ये बात समझ में आ रही है क्या आपको? अगर ये बात समझ में आ रही है तो यहाँ से अब हमको निकालना पड़ेगा क्या? यहाँ से निकालना पड़ेगी वहां पर क्या आने वाला है। अब समझना, 4 की घात इवन नंबर है कि ऑड नंबर है? अभी इवन नंबर है। अगर इवन नंबर तो इकाई अंक कितना आएगा? अब आपको भाग देना है 6 से। तो कुछ ऑब्जर्वेशन समझ में आ रही है क्या? एक ये भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है। एक मैंने ऑब्जर्वेशन आपको क्या बताया? देखो यहाँ पर हमारा उद्देश्य सवाल को सॉल्व करने के साथ साथ जो चीजें सीखने को मिल रही है वो सीखने का है। यहां से मैंने एक जो ऑब्जर्वेशन आपको बताया, उस ऑब्जर्वेशन से इस क्वेश्चन में कोई फायदा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो इस ऑब्जर्वेशन को आप फिलहाल मैं क्या कर दूं, आपने सीख लिया, आप इसको हटा दो। अब दूसरी चीज देखो, और वो ये देखो आप कि अगर मैं 4 की घात 1 रखता हूं और मैं इसको 6 से भाग देता हूं, तो 4 की घात 1 का मान कितना होता है? 4। अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा? 4। 4 की घात 2 मतलब कितना होता है? 16 होता है क्या? 16 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 6 दूनी 12, एक्स्ट्रा कितना है? 4। 4 की घात 3 है, बटे मैंने किया 6, 4 की घात 3 होता है 64। 64 को अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो 60 कट जाएगा, बचेगा कितना? ये ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। बात आई क्या समझ? मतलब कि जब भी 4 की कोई भी घात हो, अगर हम उसको 6 से भाग देंगे तो इकाई अंक हमेशा कितना आएगा हमारे पास? इसका मतलब ये हो गया कि y की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, वो y की वैल्यू कितनी आ रही है? बात क्लियर हुई क्या? x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4। आपको निकालना क्या? 2x माइनस 1, 2x माइनस y आपको निकालना है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 1 माइनस वाई की वैल्यू 4, तो कितना आ गया आपका? 2 एकम 2 माइनस 4। आपका आंसर कितना का? माइनस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका? सी। बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलो अगला सवाल। ठीक 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 ठीक। हाँ तो देखो ना, 2 की जब भी घात होती है, 2 4 8 16 32 64 128 256, 216 तो आता ही नहीं है ना, वो बाय मिस्टेक हो गया था। 216 तो आता ही नहीं। ठीक, चल यहाँ पर आओ, पढ़ो सवाल, आराम से पढ़ो सवाल। सवाल हमसे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या, एक संख्या हमारे पास कितने अंकों की? 10 अंकों की संख्या दी हुई है। इसको 72 से, ये 72 से विभाज्य है, मतलब कि 72 से पूरी तरह से कट जाएगी। आपको ये मान निकालना है।
ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ये तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इससे बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप ये कर लोगे तो बाकी सब चीजें आपको इजीली बन जाएगी। कितने से विभाज्य बोल रहा है? 72 से कोई भी नंबर कब विभाज्य होगा? तो सिंपल सी बात है, हाँ, जैसे हम लोग चेक करते हैं कि 12 से कोई भी नंबर कब विभाज्य होगा, तो आप बोलोगे 12 से जब होगा जब 3 और 4 से हो जाए, क्योंकि 3 चौक कितना होता है? 12। इसी प्रकार से 72 से कोई भी नंबर कब विभाज्य होगा? जब 8 और 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब बात यह है कि हमको 8 और 9 दोनों का रूल भी पता होना चाहिए। अब 8 का रूल क्या है? 8 का रूल ये है कि कोई भी संख्या हमारे पास कितने भी अंकों की हो, आखिरी के 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या कितने से विभाजित हो जाएगी? ठीक है, लास्ट 3 डिजिट पिक करते हैं हम लोग, लिखा है 49x। समझिएगा बात को, लास्ट 3 डिजिट हमारे पास क्या? 49x। अगर 49x है तो मुझे बताओ कि ये 49 तो ठीक है, मैं x की जगह में क्या पुट करूं कि ये नंबर पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाए? तो आप बोलोगे इसको काट के देखते हैं, कितने से? 8 से। 8 से काटेंगे तो 8 6 48 हो गया। कितना एक्स्ट्रा 48 से? एक, तो एक इधर चला गया, मतलब किसकी लाइन में आ गया? 10 की लाइन में आ गया क्या? और 10 की लाइन में केवल एक ही नंबर होता है जो 8 से विभाजित है, वो नंबर कौन सा है? 16। इसका मतलब x का मान कितना है हमारे पास? ये बात आप लोग को समझ में आ रही है क्या? तो अब हमारे पास जो नंबर बना वो क्या बन गया? 5 4 3 2 y 1 7 4 9 और x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 6। क्लियर है क्या बात? अब आपको बोला है कि 9 से चेक कीजिए, तो हमने अभी हाल ही में क्या पढ़ा? डिजिटल सम पढ़ा क्या? और डिजिटल सम मतलब क्या? 9 से आप चेक कर लो, 9 से 9 को हटाते चलने, क्या ये 9 हट गया, ये 7 और 2 कितना हो गया? 9, ये 6 और 3 हो गया 9, ये 5 और 4 कितना हो गया? 9। बचा हमारे पास क्या? तो 4 में कितना जोड़े कि 9 बन जाए? बात आई क्या समझ? तो छूट गया क्या? एक छूट गया क्या? तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। तो यहाँ पे कितना लगाना पड़ेगा आपको? 4। अब क्लियर है बात? देखो ये 4 और 1 5 और बच गया आपके पास 4। क्लियर हो गई इतनी बात? मतलब x का मान कितना आ गया आपके पास? 6 और y का मान कितना आ गया आपके पास? 4। आपको निकालना क्या है? 5x माइनस 4y। आप अप्लाई कर दो। x की वैल्यू अगर 6 है तो 6 पंचे 30 माइनस y की वैल्यू अगर 4 तो 4 चौ। आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। बात आ रही है क्या समझ? ये क्वेश्चन लगभग हर पेपर में आता है, ये मान के चलिए जो अभी फिलहाल में 2022 में कांस्टेबल हुआ है, हर दूसरे पेपर में क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन 72 का आया है, हो सकता है आपको क्वेश्चन 48 का मिल जाए, हो सकता है आपको क्वेश्चन 36 का मिल जाए, 12 का ही मिल जाए, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बस होता क्या है कि आपको सबके विभाजकता नियम पता होने चाहिए। अगर विभाजकता नियम पता है तो आप चीजें क्लियरली कर सकते हो। अगर मैं पहले 9 का अप्लाई कर देता तो मैं आंसर नहीं ला पाता। क्यों? क्योंकि 9 के लिए मुझे ये दोनों नंबर थोड़ी ना पता है। तो पहले मैंने कौन सा पिक किया? जहां पर दोनों नहीं लग रहे, जहां पर क्या लग रहा है? केवल एक लग रहा है। तो वहां पर क्या लग रहा था मुझे? सिर्फ x। तो मैंने वहां से x का मान निकाला और फिर मैं कहां पर आया? तो मैं पूरे में आया, फिर मैंने यहां से किसका मान निकाला? y का। क्लियर हो रही है बात? ठीक, बढ़े आगे। चलो पढ़ो सवाल। हाँ, कैसा? वो फिर मैं बताऊंगा डिटेल में, है ना। अभी ये चीजें करते चलो जो सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। पढ़ लिया सवाल? क्या बोल रहा है कि 127 की घात कितनी है हमारे पास? 97 प्लस 97 की घात कितनी है हमारे पास? 97। इसको बोल रहा है कितने से विभाजित किया जाता है? 32 से। आपको बताना है कि कितना शेष बचता है। शेष बचता है मतलब कि कितना शेषफल बचता है। चलिए, 32 का पहाड़ा आता है आपको? अब 32 का पहाड़ा तो आता नहीं होगा, सीधी सी बात है, लेकिन आप हेल्प लेके चल सकते हो किसकी? 30 की। मतलब ये कैलकुलेशन का पोर्शन है कि आप 30 की हेल्प लेते चलोगे तो आसपास कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर मैं 30 का पहाड़ा पढ़ता हूँ 4 बार, 30 का पहाड़ा पढ़ता हूँ 4 बार, तो कहां पहुंच जाऊंगा? 120 में। तो एक्स्ट्रा कितना है? 2। तो 2 का भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो ये 2 चौ कितना होता है? 8। मतलब अगर 30 चौ 120 है तो 32 चौ 128 हो जाएगा। समझे क्या बात को? अब मुझे बताओ, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कोशिश किया करो कि जब भी पावर अगर बहुत ज्यादा है
तो यहाँ पर रिमाइंडर कहीं ना कहीं से 1 बन जाए, शेषफल कितना बन जाए, 1 बन जाए। 1 नहीं बनता तो क्या कंडीशन है वो धीरे धीरे डिस्कस हम लोग करेंगे। अभी मैंने जब 32 चौक किया तो कितना आ गया, 128 आ गया। क्या है कितना ये, अगर मुझे बताओ, मैं ऐसा लिखता हूँ किसी क्वेश्चन को कि ये लिखा है 5 और ये लिखा है 6, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जब मैं 5 में 6 से भाग दूं तो कितना शेषफल आएगा, तो आप बोलोगे 5। 6 शून्यम शून्य, शून्य से कितना ज्यादा है ये, एक रिमाइंडर 5 हो गया। दूसरा रिमाइंडर क्या है, तो आप बोलोगे -1। दूसरा रिमाइंडर क्या है हमारे पास, -1। अब कंडीशन ये है कि शेषफल कभी भी माइनस में नहीं होता, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर ये 6 -1 करते हैं और आंसर कितना लाते हैं, 5। लेकिन सवालों को समझने के लिए, करने के लिए हम लोग माइनस में रिमाइंडर ले सकते हैं, कोई समस्या थोड़ी है। तो हम जब रिमाइंडर लेंगे तो 32 चौक कितना हो गया, 128, मतलब ये कितना कम है 128 से, -1, ठीक है क्या। तो आप बोल दोगे कि यहाँ पर शेषफल कितना बचा आपके पास, -1। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पर आते हैं, अगर मैं 32 तिया करूं तो 32 तिया 96 होता है क्या, 96 से कितना ज्यादा है ये, तो प्लस कितना आ गया, मतलब ये हो गया -1 की घात 97 +1 की घात 97। अब माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट समझो, अगर मैं -1 की पावर 1 करता हूं तो मेरे पास कितना आएगा, -1 आएगा। अगर मैं -1 की पावर 2 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, 1। अगर मैं -1 की पावर 3 करता हूं तो मेरे पास क्या आएगा, -1। इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि 1 की मैं कितनी भी पावर करूं 1 ही आएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव की पावर अगर मैं ऑड नंबर करता हूं तो आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर नकारात्मक संख्या का मैं घात करता हूं और घात कैसी होती है, विषम संख्या होती है, तो आंसर हमेशा ही कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर मैं नेगेटिव नंबर की पावर पॉजिटिव इवन नंबर करता हूं तो आंसर हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब देखो, घात 1 किया तो नेगेटिव आंसर, घात 3 किया तो नेगेटिव आंसर, घात 5 करूंगा तो भी कैसा आंसर आएगा, नेगेटिव। लेकिन घात 2, घात 4, ऐसे में आंसर क्या आता है हमारा, ठीक है। समझो बात को। अब जब मैं अगर -1 की पावर 97 करूंगा तो -1 है, 1 की पावर तो कितनी होगी, 1 ही होगी। लेकिन माइनस की पावर अगर ऑड नंबर में करता हूं तो आंसर क्या में आएगा, माइनस में। और 1 की पावर अगर पॉजिटिव है तो कुछ भी कर दो, कितना आएगा, 1। और आपको बताओ +1 -1 कितना होता है, आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया। बात क्लियर हुई क्या। मतलब इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो आप इन चीजों को समझ पाओ। ये तो ये सवाल कितने देर के सवाल है, ये 2-2 3-3 सेकंड के सवाल है। और ये सवाल सामान्य परीक्षाओं के सवाल नहीं है, ये सवाल उन परीक्षाओं के जिनके लिए तैयारी करने के लिए 1-2 साल कम पड़ जाते हैं। लेकिन अगर हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो ये सब चीजें हमसे आसानी से बन जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल पढ़ो आप लोग। अब इस सवाल को पढ़ो और सॉल्व करने की कोशिश करो, ये अच्छा सवाल। शेषफल ऊपर 41 लो इसको। अगर आप ठीक से सवाल समझे तो सवाल बेसिक या डिफिकल्ट है। बोल क्या रहा है कि दो संख्याएं धनात्मक और दोनों संख्याओं में कितने का अंतर है, 2001 का। तो मैं एक संख्या को ऐसा कर सकता हूँ, a मान लेता हूँ, दूसरी कितनी जाएगी,
ए प्लस 2001। बताओ ठीक बात है कि इन दोनों में कितने का अंतर है? 2001 का अंतर आ गया। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करने पर भागफल और शेषफल हमको दिया गया है। बड़ी संख्या क्या है? ए प्लस 2001। जब a प्लस 2001 में मैं भाग देता हूं कितने से? छोटी संख्या से, तो भागफल कितना मिलता है मुझे? भागफल मिलता है मुझे 9। भागफल मिलता है मुझे 9 और शेषफल मिलता है मुझे कितना? 41। ये बोल रहा है सवाल हमसे। ठीक, अब बोल रहा है आप बताइए बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उसका रीजन ये है कि ऐसे में फिर आप लोग ऑप्शन से या अदर जो शॉर्टकट ट्रिक चलती है उससे आंसर नहीं निकाल सकते। अगर आपसे बोलता कि बताइए बड़ी संख्या क्या होगी, तो फिर ढेरों शॉर्टकट है। ढेरों शॉर्टकट की आप कुछ भी पुट कर दो, ऑप्शन पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अब मान लो कि मेरा आंसर आ रहा हो कहीं से 191, उदाहरण के लिए लिया मैंने, तो अगर 191 ऑप्शन में दिया होगा तो मैं तो आंसर निकाल लूंगा ऑप्शन से। लेकिन अब वो बोल रहा है इसके अंकों का योग कितना होगा, तो इसके अंकों का योग 11 हो रहा है क्या? 1 और 9 10 और 1 कितना हो गया? 11। ऑप्शन में 11 दिया रहेगा। अब 11 तो इसमें भी आता है, 11 तो इसमें भी आ जाएगा आपका। तो आप चेक कैसे करोगे? ऑप्शन रख सकते हैं क्या आप? अब ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आ सकता, इसलिए ऐसे क्वेश्चन थोड़े से कंपैरिजन में मुश्किल हो सकते हैं। आपको इन चारों का रिलेशन पता है क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। इसको इसको क्या रिलेशन है इनके बीच में? तो a प्लस 2001 बराबर a गुणा 9 प्लस कितना हो जाएगा? 41। ये रिलेशन होता है क्या? बताओ। अगर हम रिलेशन देखें इनके बीच में तो रिलेशन क्या होता है कि भाज्य बराबर भागफल गुणा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। अगर ये रिलेशन है तो यहां से हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। चलो पहले a की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। समझो, अगर ये 9 है, इसका मैं पक्षांतरण कर दूं तो 9 में से a जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 8a बचेगा। 2001 में से 41 घटाऊंगा, 1 में से 1 गया, चल गया। 2000 में से अगर मैं 40 घटाता हूँ कितना आएगा? 1960। क्लियर है क्या इतनी बात? अब जब मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो 8 से काटेंगे, 8 दूनी 16, कितना चला गया? 3, 8 चौके 32, 4 चला 58 40। a की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? अब सवाल हमसे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि a की वैल्यू कितनी है? 245। आपको कौन सी संख्या निकालना? बड़ी संख्या। तो a की वैल्यू कितनी है? 245। आप यहां पुट कर दो 245। आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है कि उसके अंकों का योग क्या होगा। तो उसके अंकों का योग क्या होगा? आप इन दोनों को जोड़ दो आपस में। 245 और एक जोड़ के 246 हो गया, तो क्या नंबर है आपके पास? 2246। जोड़ लो, 6 4 10, 2 12 2 14। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 40। अब क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सवाल को एक बार देखकर चीजें समझ में आना चाहिए, तब जाकर सवाल सेकंडों में सॉल्व होता है। अदरवाइज अगर बहुत समय इस सवाल ने ले लिया तो हमारा समय खराब कर देगा। बात आ रही है समझ? चलो अगला सवाल पढ़ो।
पढ़ा सवाल अच्छे से? सवाल क्या बोल रहा है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सवाल आपसे बोल रहा है कि जब दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए। ये लैंग्वेज अगर आप पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। जब दो अंकों की संख्या को मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या x, दूसरी संख्या है क्या, y। दो अंकों की संख्या को उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए। दो अंकों की संख्या हमारे पास x y है। इसको लिखने का जो तरीका होता है मुझे बताओ। y जो संख्या है वो यूनिट डिजिट है और x जो संख्या है वो 10th डिजिट है, दहाई का अंक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा? ये दो अंकों की संख्या को आप कैसे लिख सकते हो? इस तरीके, आपने स्थानीय मान प्लेस वैल्यू पढ़ा है, ठीक? तो ये इकाई का अंक, ये कैसा हो गया? दहाई का अंक। इसको 1 से गुणा में लिखते हैं, इसको 10 से गुणा में लिखते हैं। उसके अंकों के जोड़ से गुणा किया जाए। इसके अंकों का जोड़ क्या होगा? आप बोलोगे x प्लस वाई। जब इनका आपस में गुणा किया जाता है तो ऐसी स्थिति में जो इनका गुणनफल आता है वो कितना आता है? 424 आता है। बात क्लियर हुई? फिर क्या बोल रहा है? इसके अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर प्राप्त संख्या के अंकों के योग से गुणा किया जाए। अंकों को एक दूसरे के स्थान पर रखकर, मतलब कि एक्स वाई न कर क्या रख दो आप इसको, वाई एक्स। तो वाई एक्स रखोगे तो क्या बन जाएगा? ये 10y प्लस एक्स, और इससे अब आप गुणा करोगे किसका? y प्लस एक्स का। तो आपके पास जो गुणनफल आएगा वो गुणनफल कितना आएगा? बोल रहा है 280। अगर ये कंडीशन, तो संख्या के अंकों का जोड़ बताइए बोल रहा है। तो पहले तो आप इनको दोनों को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक? इनको दोनों को जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखो ये दोनों आपस में गुणे में है। जब इनका गुणा होगा तो ये x प्लस वाई दोनों में है क्या? तो कॉमन निकाल लेते हैं किसको? x प्लस वाई को। अंदर क्या बच गया हमारा? ये बच गया। जब आप इनको आपस में जोड़ोगे तो 10x और ये x क्या हो गया? 11x। ये 10y प्लस y कितना हो गया? 11y। अब इसका ऐसे लिख सकते हो कि 11 कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचा आपके पास? x प्लस वाई। बात समझ में आ रही है क्या? हमने इसको कॉमन निकाल लिया, ये बाहर आ गया। इनको जब जोड़ा तो आ गया 11x प्लस 11y। कॉमन क्या निकाल लिया? 11, अंदर बचा x प्लस वाई। इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा आपके पास? 4, 0 और 7। क्लियर हुई ये बात भी? आप इसको कैंसिल करोगे अब तो 11 एक कम 11, 11 छिक्के 66 और 11 चौ 44। जो आपने इसको भी कैंसिल कर दिया तो आपके पास बचा क्या? x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये बन जाएगा आपका क्या? x प्लस वाई का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है? 64 के बराबर है। तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे 8। आपको निकालना भी क्या था? संख्या के अंकों का जोड़। संख्या क्या थी? एक्स वाई। तो एक्स प्लस वाई का जोड़ कितना आ गया आपके पास? 8। आपके क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी। क्लियर हो रही है बात? मतलब आप समझो तो एक तो कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, दूसरा सवाल की लैंग्वेज को अगर हम लोग पकड़ पा रहे हैं तो सवाल हमको समझ में आ रहा है। अब नंबर सिस्टम में आपको ये भी समझना पड़ेगा कि अगर दो अंकों की संख्या बोलता है तो आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते ना। अगर वो 3 अंकों की संख्या बोल रहा है आप उसको ऐसा नहीं लिख सकते। अगर 3 अंकों की संख्या बोल रहा है तो आप उसको लिखना पड़ेगा 100x प्लस 10y प्लस z। समझ रहे हो बात को? क्योंकि यहाँ पे 3 अंकों की संख्या का मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में यूनिट डिजिट है, ये अपने आप में 10th डिजिट है, ये अपने आप में 100 डिजिट है। मतलब कि इकाई का अंक, दहाई का अंक और सेकंड। तो अगर इस तरीके से चीजें चल रही है तो आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। बात आ रही है समझ? बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़े समझने वाले क्वेश्चन तो हैं। चलो इस सवाल को आराम से पढ़ो। यदि x को सबसे छोटी संख्या मान लेते हैं, जब इसे इतने 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 में विभाजित किया जाता है 15, 18, 20 और 27 में, तो हर बार शेष 10 प्राप्त होता है। और यह x 31 का गुणांक है। गुणांक समझता है आपको? इस x को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए? अब ऐसे क्वेश्चन में भी आप ऑप्शन से सॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज दूसरे आपके पास ऑप्शन नहीं है। तो एक बार सवाल की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो, फिर इसको साथ में समझेंगे।
जमा कुछ क्या बोल रहा है सवाल हमसे? x को सबसे छोटी संख्या हम मान लेते हैं। जब इसे 15, 18, 20 और 27 में विभाजित किया जाता है तो हर बार शेष कितना बचता है हमारे पास? 10। तो सबसे पहले तो इन नंबर्स का हमको क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब 15, 18, 20, 27 का एलसीएम अब आप जिस तरीके से निकालते हो ठीक है, जिस तरीके से निकालना चाहिए वो तरीका ये होता है कि 15 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 गुणा कितना होता है? 5। अगर 18 के फैक्टर बनाएंगे तो 3 दिया 9 दूनी 18, यही होता है क्या? तो मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3 की घात 2, ये हो गया 18। ठीक है, अगर आप 20 की बात करें तो 4 पंजे 20 होता है क्या? तो 2 की घात 2 हो गया आपका 4, गुणा कितना कर दो 5, ये 20 हो गया। 27 की बात करें तो 3 की घात कितना हो गया? 3। तो जब यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी कि x कौन सा नंबर है, तो वो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब एलसीएम निकलता कैसे? 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 2, तो 2 की घात 2 गुणा 3 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 3। 5 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है? 1। तो ये आपका एलसीएम निकलेगा। 3 की घात 3 मतलब कितना हो गया आपका? 27 गुणा ये 4 हो गया, 4 पंचे 20, 27 दूनी 54, तो आपका कितना आ गया? ये तरीका होता है एलसीएम निकालने का। ठीक है, और भी तरीके जो आपको आते हैं वो तरीके भी अप्लाई कर सकते हो। अब बोल रहा है कितना शेष बचता है? अगर 10 शेष बचता है मतलब कि इससे कितना ज्यादा होगा? अब जरूरी तो नहीं है कि यही नंबर हो, हाँ, लेकिन ये तो क्लियर होगा कि एलसीएम कितना है। अगर 540 एलसीएम में तो जो भी नंबर आएगा इसके मल्टीपल में वो नंबर आएगा क्या? तो मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा कि 540 के प्लस 10। ठीक है, अब 540 के प्लस 10 तो मैंने लिख दिया। वो क्या बोल रहा है कि एक्स 31 का गुणांक है। अब 31 का गुणांक है मतलब कि कैंसिल होता होगा 31 से। अब देखो 31 से कौन सा कैंसिल हो रहा है? अगर यहां पर हम लोग कैंसिल करने की कोशिश करें तो आप देखो आसपास कहां पर पहुंच पाएंगे। यहां पर जैसे 31 को मैं 20 गुना कर देता हूँ, 10 गुना में तो मैं कहां पहुंच पाऊंगा? 310 में पहुंच पाऊंगा। अगर मैं 20 गुना कर देता हूँ तो कहां पहुंच पाऊंगा? 620 में पहुंच पाऊंगा। अब 620 से थोड़ा कम करते हुए लेकर आओ। 620 में से अगर मैं 2 गुना कम कर देता हूँ, 62 कम कर देता हूँ। 620 से कितना कम कर दे रहा हूं मैं? 62। ये आप गुणा करके देख लो ना डायरेक्ट। आपके पास 31 है, गुणा कर दो आप डायरेक्ट कितने का? 17 का। 17 एक कम 17 हासिल का एक 17 तिया 51 और एक कितना हो गया आपका? 500 कितना आ गया? मतलब 527 एक ऐसा नंबर है जो 31 से पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो मैं सोचता हूँ 527 के प्लस कितना एक्स्ट्रा है? 13 के प्लस 10। बात आपको समझ में आई क्या? मतलब कि 527 तो एक ऐसा नंबर है जो 31 से पूरी तरह विभाजित हो गया। अब ये नंबर विभाजित हो जाए तो हमारा काम चल जाएगा। अगर ये नंबर भी 31 से विभाजित हो जाए तो हमारे पास एक पूरा का पूरा नंबर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? अब यहाँ पर क्या पुट करें कि वो 31 से विभाजित हो और x की वैल्यू आए, और x की वैल्यू आए तो बोल रहा है कि x को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए। बात आ रही है क्या समझ? देखो नंबर सिस्टम का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये केवल नंबर सिस्टम का क्वेश्चन नहीं है, एलसीएम का क्वेश्चन भी है। एलसीएम चैप्टर में ऐसे क्वेश्चंस पढ़े जाते हैं। अगर आप इसको समझे कि 540 के प्लस कितना आया? 10 आया, तो 540 में से 527 तो कैंसिल हो ही गया ना, बचा कितना केवल हमारे पास? 13 के प्लस कितना बचा? 10। आप सोचो के की मैं ऐसी कौन सी वैल्यू रखूं ये चीजें कैंसिल हो जाए? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तब जाकर चीजें निकल कर आएंगी। मुझे बताओ 31 के पहाड़े में सबसे पहले तो 31 ही आएगा। अगर मैं यहाँ पर एक रख देता हूँ, 13 एक कम 13 और धन 10 कर दिया, कितना आया? पहले जीरो से सोच लो। अगर जीरो रखता हूं तो सिर्फ 10 आएगा, भाग जाएगा क्या? तो जीरो मान नहीं हो सकता। 2 रखा तो 26, पहले 1 रखूंगा तो 1 हुआ तो 23, काम नहीं चलेगा। 13 दूनी 26 और 10 कितना हो गया? 36, काम चलेगा क्या? नहीं चलेगा। 13 तिया 39, 10 कितना हो गया? 49, काम नहीं चलेगा। 13 चौ 52 और 10 62, काम चल गया। बात समझ में आई क्या? 31 दूनी 62, तो के की वैल्यू कितनी आ गई? तो ये चीजें आपको एग्जाम में ऐसे थोड़ी ना समझ में आएंगी। ये चीज एग्जाम में कैसे समझ में आएंगी? आपको सोचना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब ये चीजें आपको एग्जाम में समझ में आएंगी। इसका मतलब जो एक्स की वैल्यू है वो वैल्यू क्या है? आप बोलोगे 540 गुणा 4, गुणा कर देते हैं, कितना आएगा? 4 शून्य शून्य, 4 पंच 4 चौ 16, 4 पंचे 20 और 1 2160 प्लस 10 करना पड़ेगा क्या? क्योंकि 10 क्या बच जाता है हर बार? शेष बच जाता है। अगर हर बार शेष बच जाता है इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब 2100 कितना हो जाएगा? ये 70। इतनी बात आप समझ पा रहे हो तो बताओ।
अब सवाल हमसे क्या बोल रहा है? सवाल बोल रहा है कि अगर ये आपके पास x की वैल्यू 2170 आ गई है, तो इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ें कि आपके पास ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि वर्ग निकालना आना अलग चीज होती है और वर्ग याद होना अलग चीज होती है। अगर आपको वर्ग निकालना आता है तो आप निकालते रहो ना, 15 मिनट में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। लेकिन अगर आपको याद है तो आपका आंसर आ चुका है कि 2170 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा वर्ग होता है। ये याद होना बहुत बड़ी बात होती है, समझ रहे हो बात को? अगर मैं यहाँ पर वर्ग निकालने की कोशिश करूं, मैं मान लेता हूं मुझे याद नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि आसपास कोई वर्ग आता है क्या। जैसे अगर मान लो मैं 50 का वर्ग करता हूँ, कितने का वर्ग करता हूँ, 50 का। मैं सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूँ, सिर्फ तुक्केबाजी चल रही है ये। तो आपको पता है कि यहाँ पर 0 कितनी बार आएगा और 5 का वर्ग कितना होता है। मैं बहुत आगे चला गया क्या? ठीक, थोड़ा सा पीछे आता हूं, मैं निकाल लेता हूँ 45 का वर्ग। आपको 45 की ट्रिक्स वगैरह सब पता होंगी क्या? जब भी यूनिट डिजिट 5 होता है तो ट्रिक चलती है, 5 का वर्ग कितना हो गया, 25, 4 पंचे कितना हो गया, 20। तो ये बात तो क्लियर होगी कि 45 का वर्ग आता है 2025 और 50 का वर्ग आता है कितना। इसका मतलब इन दोनों के बीच में है क्या ये नंबर? समझ रहे हो क्या बात? अगर इन दोनों के बीच में है तो अगर मैं इस चीज को समझ पा रहा हूं तो या तो ये 46, 47 या 48 का वर्ग हो, इसके अलावा कुछ चांस है क्या? तो आप क्या करो फिर, अगर आपको निकालते आता है तो निकाल लो। अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो पहले किससे ट्राई करो, 47 से। ठीक है, 47 का वर्ग ट्राई करते हैं। 7 का स्क्वायर, आपको स्क्वायर निकालने की ट्रिक आना चाहिए। 7 का वर्ग 49, कितना बच गया, 4, 7 चौ 28 का डबल कितना होता है, 56, 56 और 4 कितना बचा, 6 बचा, 4 चौ 16 और 6 कितना हो गया, आ गए के आसपास आप। अब अगर आप 46 का स्क्वायर निकालोगे तो इतने करीब आ पाओगे क्या? नहीं। इसका मतलब कि 2170 में कितना जोड़ा जाए कि 2209 बन जाए। आप बोलोगे बहुत सिंपल है, कितना जोड़ा जाए, 39, ये आपका आंसर है। अब ये समझाने में मुझे जितना टाइम लग रहा है, मैं करने में इसको 10 सेकंड में कर दूंगा और आप और कम समय में भी कर सकते हो। कारण क्या है? कारण है कि सारी ऑब्जर्वेशन है ना, आपको कुछ अलग थोड़ी ना करना है। आपको क्या, आपको ये पता है कि 540 प्लस 10 आया हमारे पास, तो 540 में किसी नंबर का गुणा होगा, उसमें 10 जोड़ेंगे, वो नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा x से। अब क्या बोल रहा है कि जो ये नंबर है वो किसका गुणांक है, 31 का गुणांक है। गुणांक का मतलब कि उससे भाग चला जाएगा। हमने देखा कि 540 में से 527 पूरा विभाजित हो गया, बचा कितना। अब 13 में मुझे पता है कि 0 रखने में 10 जाएगा नहीं। अब ये चीज मैं अप्लाई करके थोड़ी ना देखूंगा, मुझे पता है या तो 31 या तो 62। अब इसको 0 कर दूंगा तो नहीं जाएगा, 1 कर दूं, 2 कर दूं, 3 कर दूं, नहीं जा रहा, सीधे क्या कर दूं मैं, 13 चौ 52 दुनी। मतलब कि अगर मुझे पता है 31 का गुणांक है तो मैं 31 के किसी गुणांक में -10 लेके चलता हूं ना। 31 में -10 करूंगा, कितना आएगा, 21। क्या 13 के पहाड़े में कभी 21 आता है? नहीं आता। 31 का डबल कितना होता है, 62। 62 में 10 कम करूंगा, कितना आएगा? क्या 13 के पहाड़े में 52 आता है? कितनी बार में आता है? आ गया ना x का मान 4। जैसे 4 मान आया तो मैंने क्या लिखा, 2160 प्लस 10। 2160 प्लस 10 मतलब 2170। अब 2170 के पास कौन सा नंबर है जो पूरा वर्ग है? अब ये तो मेरे ख्याल से किसी को याद नहीं रहता। वर्ग भी कितने याद रहते हैं, 30 तक याद रहते हैं। बहुत अगर धुआंधार बच्चा है तो 40 तक याद कर लेगा, लेकिन यहां तो कितने का लग गया, 47 का लग गया। अब 47 का आपको याद रहेगा नहीं, तो ज्यादा बेटर क्या है हमारे लिए कि हम इन चीजों को ऐसा समझें कि अगर मैं 50 का वर्ग निकालूंगा तो कितना आएगा, 2500 आएगा। अगर मैं 45 का निकालूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, 2025 आएगा। तो दोनों के बीच में तो मैंने 47 क्यों लिया, या तो मैं 47 लेता या तो मैं 48 लेता। अगर 47 में मैं फेल होऊंगा तो या तो 48 आंसर होगा या तो 46 आंसर होगा। मैं 46 लेता और 46 में फेल हो जाता और आंसर 48 निकल जाता, तो मुझे 3 चीजें लेना पड़ता। तो अब ऐसा कोई नंबर पिक करके चलो बीच का नंबर हो कि 47 अगर फेल हुआ तो या तो 48 आंसर होगा या तो 46, किसी एक को चेक करना पड़ेगा। अब 46 लेकर चलते, 48 आंसर निकलता तो 46 भी चेक करना पड़ता, 47 भी चेक करना पड़ता, 48 भी चेक करना पड़ता। आपने क्या किया, 47 चेक किया, आपका इत्तेफाक से आंसर वही आ गया। समझ रहे हो क्या बात? तो आपका आंसर क्या जाएगा, आपका आंसर यह आएगी 2209 है। तो 2170 में 2209 बनाने कितना जोड़ना पड़ेगा, 30 और 9 ये मतलब कितना हो गया आपका, 39। क्लियर हो रही है बात? चलिए अगला सवाल देखो। ये तो सिंपल सवाल है, बहुत आते हैं पेपर में ऐसे क्वेश्चन।
आ गया आंसर? देखो 4 की घात अभी में हमने अभी डिस्कस किया कि 4 की घात अगर ऑड नंबर तो कितना इकाई अंक, 4, 4 की घात इवन नंबर तो इकाई अंक। ये रूल देखा क्या हमने? तो यहाँ पे आप देखो जब भी यहाँ पे 3 डिजिट होना, ये 3 नहीं 30 डिजिट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फर्क किससे पड़ता है? यूनिट डिजिट से। 4 की घात लिखा है कितना? 169, मतलब 4 की घात क्या है? इवन है कि ऑड है? अगर 4 की घात ऑड नंबर है तो इकाई अंक कितना आएगा? 4। आगे बढ़ जाओ, 3 की घात लिखा है 337। अब 3 की घात का कोई नियम है क्या? हाँ, कि 3 की घात अगर 1 होती है तो कितना आता है? 3। 3 की घात 2 होती है तो? 3 की घात 3 होती है तो? ये कोई नियम थोड़ी ना हुआ। ये तो हुआ कि 3 हो या बहुत सारे ऐसे नंबर है जो 4 में रिपीट करते हैं। कितने में रिपीट करते हैं? देखो ये सब चीजें नंबर सिस्टम में बताने की जो हम प्रॉपर पढ़ते हैं। होता क्या, मैंने अभी आपको एक साइक्लिसिटी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बात किया ना, किसी भी नंबर का इकाई अंक कब निकलता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर आप मुझसे बोलो कि सर ये 101 लिखा हुआ है, इसका इकाई अंक कितना है, तो आप कितना बोलोगे इसको? मैं पूछूंगी इसको प्रूव कैसे करोगे कि इकाई अंक 1 है? 4 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा 1 है। सोच कर बोलो ना। एक तरीका है कि आप तो मुझे दिखा दो, सर वो पीछे से गिन लो तो दिख रहा है 1, तो ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर इसको प्रूव करना है मैथमेटिकली तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें भाग देना पड़ेगा कितने का? 10 का। अब जितना शेष बच जाए वो इकाई अंक। ये रूल होता है प्रॉपर। मतलब कि किसी भी संख्या को जब 10 से विभाजित किया जाता है और अंततः जितना हमारे पास बचता है वो उसका क्या होता है? शेषफल या फिर उसका इकाई अंक होता है। तो जब हम 10 की साइक्लिसिटी यूज करते हैं ना, तो 10 की साइक्लिसिटी रिपीट होती है 4 में। 10 का जो साइक्लिसिटी है टोशेंट है वो किसमें रिपीट होता है? वो रिपीट होता है 4 में। इसलिए हम कितने से भाग देकर देखते हैं? 4 से भाग देकर देखते हैं। अगर मैं 37 में 4 से भाग दूंगा तो आप बोलोगे 37 में 4 से भाग देंगे। देखो 4 का नियम ये कि आखिर के 2 अंक देखते हैं बस, है ना। जब मैं 37 में भाग दूंगा कितने से? 4 से, तो 36 पूरा चला गया। कितना बचा? केवल 1। और 3 की घात 1 का मान कितना हो गया? ये बात भी क्लियर हो गई। माइनस 7 की घात कितना लिखा है? 26। अब 26 में भी भाग दे दो कितने से आप? 4 से, तो 4 छिंग 24 चला गया। कितना बचा आपके पास? 2 बचा। 7 की घात 2 का मान होता है 49, मतलब इकाई अंक कितना हो गया आपका? 9। अब आप जब जोड़ोगे तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 माइनस 9 करोगे तो ये तो माइनस में आंसर आ गया क्या? तो आप क्या करो, इसको 7 मत मानो। ये जोड़ने में कितना आंसर दे रहा है आपको? ये जोड़ने में 4 और 3 कितना दे रहा है? 7 दे रहा है। तो इसको 7 मत मान के कितना मान लो आप? ये कोई ना कोई नंबर तो इधर भी आएगा ना, उधार तो ले सकते हैं ना हम लोग। तो 17 माइनस कितना कर दूं? 9। जब 17 माइनस 9 करोगे तो कितना बचेगा आपके पास? आपका आंसर कितना हो गया? सी। इतना सा सॉल्यूशन। समझ रहे हो क्या बात? नहीं आया समझ? तो इसको 10 से लगाएंगे तो 8 से होगा। 4 से लगाएंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूं आपको, आप बात को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बोला 101 है, इसका इकाई अंक कितना है? तो हम हमारी पढ़ाई के स्तर से इतना आगे निकल चुके हैं कि हम लोग अब देखकर ही बता सकते हैं कि इसका इकाई अंक कितना है। 1 है। हमको ये सिखा दिया गया है। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं बहुत बेसिक तरीके से आपसे पूछना चाहूं कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन है, क्या प्रूफ है कि आप इसका इकाई अंक निकालो, तो इकाई अंक चेक करने के लिए कितने से भाग देंगे हम इसमें? 10 से। 10 एक कम कितना हो गया? 10। ये पूरा चले गया, बचा कितना हमारे पास? 1। तो ये उसका क्या है? इकाई अंक है। और कुछ एग्जांपल से देखो, मैं बोल रहा हूँ 2000 या ऐसा कोई नंबर लिखा है हमारे पास, इस तरीके से कोई नंबर लिखा है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो आप बोलोगे इसको 10 से भाग देकर देखते हैं। 10 दूनी कितना आ गया? 20। ये चला गया, कितना बचा? 0। अब 0 बचा तो फिर से 0 लगाया तो कितना आ गया? 1। इससे भी काम नहीं चला, फिर से 0 लगाया तो क्या आ गया? 5। फिर हमने भाग दिया तो 10 एकम कितना आ गया? 10 माइनस की तो कितना बचा? अब आप देखो कि यहाँ पर लास्ट में 1 लिखा था, लास्ट में 1 लिखा था और आया भी कितना? यहाँ पर 5 लिखा था, आया भी कितना हमारे पास? मतलब क्या हुआ कि इकाई अंक निकालने का तरीका क्या है? इकाई अंक निकालने का तरीका है कि जो नंबर आपका लास्ट डिजिट है उसको हम इकाई अंक तो बोलते हैं। निकालने का तरीका कि कितने से भाग देकर चेक करते हैं? 10 से। तो जब हम लोग बात करते हैं इस चीज को लेकर कि 2 की घात 5 का इकाई अंक क्या आएगा, तो हमने जो तरीका अपनाया वो तरीका ये अपना लिया कि इस नंबर को कितने से भाग दे दो। अब क्यों भाग दे दो? 4 से। मैं वही तो पूछ रहा हूं। क्योंकि 10 की साइक्लिसिटी रिपीट होती है कितने पर? 4 पर। एक रिमाइंडर थ्योरम होता है, जब मैं आपको नंबर सिस्टम बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा ना, तब मैं बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन ये थोड़ी ना होता है, इसका सॉल्यूशन होता है ये कि आप इस नंबर में कितने से भाग दीजिए? 10 से भाग दीजिए।
अब जब आप इसको 10 से भाग देने जाते हो तो चीजें मुश्किल होती हैं, तो फिर आप चेक करते हो कि 10 की साइक्लिसिटी कितने में रिपीट होती है। जैसे अभी हमने देखा 5 की साइक्लिसिटी किस में रिपीट होती है, 5 की साइक्लिसिटी किस में रिपीट होती है, 4 में। ऐसा क्यों? क्योंकि सारी अभाज्य संख्याओं की साइक्लिसिटी -1 में रिपीट होती है, लेकिन 10 तो कैसी संख्या है, भाज्य संख्या है। एक भाज्य संख्या अगर है ये, तो भाज्य संख्या की साइक्लिसिटी कितने में रिपीट होगी तो हमको चेक करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास एक पूरा चैप्टर है यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए हमको ये पता है कि हर नंबर में कितने से भाग देना पड़ेगा, 10 से। तो 10 की साइक्लिसिटी किस में रिपीट होती है, 4 में। इसलिए टीचर्स पढ़ाते हैं कितने से भाग देना चाहिए इसमें, 4। अब समस्या ये है कि टीचर्स ने पढ़ा ये और टीचर्स ने पढ़ा ये, टीचर्स ने क्या नहीं पढ़ा, ये। तो इस चक्कर में ये बीच की चीजें टीचर्स आपको नहीं बता पाए, इसलिए कंफ्यूजन होता है। मतलब वो 4 से भाग देने का जो रीजन है वो क्या रीजन है कि 10 से भाग दिया जाता है, 10 की साइक्लिसिटी रिपीट होती है 4 में, इसलिए आंसर आता है। क्लियर हुई क्या बात? चलो अब एक इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग करो। क्या लिखा है, 3600। सबसे 3600 को तोड़ना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। अब समझना तोड़ने का तरीका। यहाँ पर 2 जीरो दिख रहे हैं, मतलब 100 है क्या? अगर ये 100 है तो 100 को मैं 25 गुणा 4 लिख सकता हूँ क्या? 100 मतलब 25 गुणा कितना हो गया, 4 हो गया। 36 मतलब क्या हो गया, 9 चौ 36। ये टूट गया क्या आपका 3600। अब इसको और ऐसे फैक्टर, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। आपको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब कि नंबर को इतना तोड़ लो कि उसके बाद टूट ना पाए। मतलब क्या, कि ऐसे 9 लिखा है, 9 को मिल सकता तो 3 की घात 2 गुणा 4 को लिख सकता हूँ 2 की घात 2, ये भी 2 की घात 2, या फिर 4 चौ कितना है, ये 16 है क्या, तो 2 की घात कितना जाएगा 4 गुणा 25 को 5 की घात कितना लिख सकता हूँ। ये तोड़ लिया क्या आप लोगों ने? अगर ये तोड़ लिया तो रूल जो चलता है वो रूल बस बता रहा हूं मैं आपको, पूरा सॉल्यूशन नहीं बता पाऊंगा। 3 की घात कितना है, इसमें 1 जोड़ दो कितना आएगा 3। 2 की घात कितनी है, इसमें 1 जोड़ दो कितना आएगा 5। 5 की घात कितनी है, इसमें 1 जोड़ दो कितना आएगा। आपका आंसर 3 आप 5 15, 15 3 45। आपका आंसर हो गया क्या, A45। अब इसमें 4 प्रकार के सवाल चलते हैं। एक चलता है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, कुल गुणनखंडों की संख्या, जो सवाल हमारे पास लिखा है। एक क्वेश्चन चलता है इवन फैक्टर, एक चलता है ऑड फैक्टर, एक चलता है प्राइम फैक्टर। अब वो सारी चीजें मैं आपको कभी क्लासेस जब हम डिटेल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन चीजों को समझने में समय लगता है। यहाँ पर सवाल जो हमारे सामने है उनको देखकर हम जितनी चीजें सीख पाए हम कोशिश करते चलेंगे, ठीक है क्या? तो आज की क्लास में इतना रहने देते हैं, आगे की चीजों को कल डिस्कस करेंगे फिर।